10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत आपका आलोक जी, बहुत स्वागत आपका भी अजीत जी। बात महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिल की जो लोकसभा में कल पास नहीं हो सका। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और स्टालिन ने मिलकर इस बिल को 54 वोटों से गिरा दिया। विपक्ष बिल गिरने का जश्न मना रहा है तो सरकार इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। सवाल यह है कि क्या संसद के अंदर 12 साल में मोदी सरकार पहली बार जानबूझकर हार गई? क्या ये मोदी सरकार की कैलकुलेटेड हार थी? आखिर क्यों इस हार में भी मोदी सरकार अपनी जीत देख रही है? महिला आरक्षण बिल पर हार के पीछे मोदी की जीत की पूरी रणनीति आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर सरकार अब विपक्ष के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने के मूड में है। एनडीए नेताओं ने फैसला किया है कि वो बिल का विरोध करेंगे और विरोध करने वाले सांसदों के क्षेत्रों में जाकर विपक्ष के सांसदों के उनके चेहरों पर से नकाब हटाएंगे। सरकार का कहना यह है कि लोकसभा में बिल नहीं पारित होने के बावजूद उनका संकल्प और अधिक मजबूत हुआ है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये कल शाम की तस्वीरें हैं जब ये बिल संसद में गिर गया तो सत्ता पक्ष की महिला सांसदों ने बाकायदा पोस्टर बैनर लेकर परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष की इस रणनीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। विपक्ष पर आरोप लगाया कि आधी आबादी का उन्होंने हक छीनने का काम किया है। एनडीए सरकार नारी सम्मान और महिला सशक्तिकरण की लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। मोदी सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिर गया। सरकार बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाई। ये बात सरकार ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जानती थी, नहीं समझती थी कि बहुमत का आंकड़ा उनके पास है या नहीं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इमोशनल पोस्ट भी ये कह रहा था और वो तो वोट होने से बहुत पहले ही उन्होंने कर दिया था। वो एक इंडिकेशन पहले ही मिल गया था कि अब ये बिल सदन में पास करना नामुमकिन है सरकार के लिए। कल जब लोकसभा में बिल गिरा तो उसके बाद क्या हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखाती हूं। नरेंद्र मोदी ने कैसे पूरा गेम पलटा। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जिससे पूरा देश देख रहा है। एक तरफ महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिल को गिराने का गुस्सा है, दूसरी तरफ बिल गिरने का जश्न मनाया जा रहा है। ये बिल गिराने का जश्न इंडिया गठबंधन मना रहा है। गुस्सा बीजेपी और एनडीए के सांसदों का दिख रहा है। बिल गिरने के फौरन बाद संसद परिसर में एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्षी दल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। बीजेपी और सहयोगी दलों की महिला सांसदों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला संशोधन बिल पर राहुल गांधी बोले, महिलाओं के नाम पर संविधान तोड़ने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया अलायंस ने बिल को रोक दिया, ये सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने जो पोस्ट किया वो मैं आपके सामने रख देती हूं। भारत ने देख लिया, इंडिया ने रोक दिया। अब सवाल यह है, इंडिया ने क्या रोक दिया? क्या इंडिया अलायंस ने विकास का एक और चरण रोक दिया? इस बात को लेकर वो बहुत खुश है। क्या इस बात को लेकर राहुल गांधी के अंदर ये घमंड है या ये खुशी है, ये गर्व की अनुभूति है कि उन्होंने सरकार को झुका दिया, सरकार को रोक दिया? उन्होंने कहा असंवैधानिक तरकीब का इस्तेमाल किया जा रहा था और महिलाओं के नाम पर यह किया जा रहा था। सवाल ये कि महिलाओं को तो आरक्षण नहीं मिला और सवाल ये भी है कि जो डिलिमिटेशन भी इस देश का हक था वो भी नहीं हो पाया। पहले आप सुने राहुल गांधी ने कहा क्या। हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अब देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने। अच्छा, बिल गिराने पर विपक्ष पर गृह मंत्री अमित शाह ने हमला किया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष की यह सोच ना महिलाओं के हित में है और ना ही देश के हित में। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नारी शक्ति के अपमान की यह बात यहां पर नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। विपक्ष को महिलाओं का आक्रोश न सिर्फ 2029 लोकसभा चुनाव में बल्कि हर स्तर पर, हर चुनाव और हर स्थान पर झेलना पड़ेगा। इस देश की महिलाएं देख रही है
उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। मान्यवर, यहां पर तो शोर शराबा कर कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। मान्यवर, उनको लगता है कि महिलाएं ज्यादा मोदी जी को वोट देती हैं, उनको क्यों भला रिजर्वेशन दे। आज ये 23 में इस सदन में से देश की महिलाओं को जो वादा किया था 23 में 33% आरक्षण का, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेंबर, पूरे सदन ने वादा किया था, इससे पीछे हट रहे। मान्यवर, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये साहबानों में भी पीछे हट गए, ट्रिपल तलाक में भी पीछे, और अब तक जितनी बार महिला आरक्षण आया वो पीछे हट। अब पहला सवाल जो सहज ही किसी भी आम व्यक्ति के मन में आएगा कि सरकार ये बात जानती थी कि उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, वो बिल लेकर आई, अंतरात्मा की आवाज कौन सुनता है? विपक्ष ने तो ये कह दिया कि सरकार के साथ वो इसलिए नहीं खड़े क्योंकि उन्हें सरकार की मंशा पर ही शंका है, और सरकार ये समझाती रही कि आप सशंकित मत हो, डिलिमिटेशन में किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा, ये महिलाओं को उनका पूरा हक देने की बात हो रही है। तो सवाल यह है कि जानबूझकर की क्या सरकार ने ये हार स्वीकार की है? इस चर्चा को शुरू करते हो। सवाल यही आलोक जी पहले आपके सामने, सरकार जानती थी हारेगी, बिल गिरेगा, 12 साल में पहली बार है सरकार का कोई बिल जो है वो फ्लोर पर गिरा है, फिर भी ये क्यों किया? मीनाक्षी जी, आप तो योगा करती हैं, रिस्क लेना जो है कई लोग करते हैं, उसके बाद कमर दर्द हो जाता है हम जैसे लोगों को, यदि नहीं आता। इसलिए ये मानिए कि रिस्क, नरेंद्र मोदी कितनी बार खुद कह चुके हैं, मतलब मैं डिफेंड ही कर रहा हूँ, दे शुड डिफेंड देमसेल्व्स, जानते हुए उनको लगता हो सकता है कुछ 25 यदि 50 यदि मानने को तैयार होंगे तो हमारा बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। हम महिलाएं, देखिए मैं आपको एक उदाहरण जरूर कहूँगा, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, पढ़ी लिखी महिला, मैं यहाँ से गया, देर हो गई थी, बारिश वारिश हो गई, चिंता जो महिला नीचे थी वो भी जो आ रहे और पढ़े लिखे, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जो बिल्कुल ही अशिक्षित, वो भी आते हैं काम करने के लिए। और क्या है, महिलाओं को मिलना था, क्या था, मैंने दे आर नॉट अवेयर। दिल्ली में रहने वाली पढ़ी लिखी 50 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाएं, उनको भी पूरा खाली एक महिलाओं को मिल रहा था, मोदी दे रहे थे, ये नहीं दे रहे, क्योंकि वो डे टू डे हमारा आपका डिस्कशन को मुझे नहीं देख रहा, मैं फ्रेंकली मैं अपने वहाँ गलतफहमी नहीं रखता, इसलिए मैं बिल्कुल कॉमन आदमी की बात कर रहा हूँ। आप अभी भी सर्वे अपने यहाँ भी करा दीजिए कह करके, या कोई सर्वे करा दे दीजिए, तो आपको पता चलेगा महिलाओं को क्या लग रहा है, मिल रहा था, ये नहीं मिलने दिया। उस तरह की रिस्क लेने का जो मुझे लगता है खतरा उठाया गया। ठीक है, हार, देखिए आप ये कह सकते थे भाई जम्मू कश्मीर ले लेना चाहिए था कभी, हमारे लोग तो कहते हैं 71 में हमको बांग्लादेश का हमें कब्जा कर लेना चाहिए था, क्या संभाल पाते आप उतने मुस्लिम को उस समय? तो ये कहना बड़ा आसान है कि आप ये क्यों नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, उस समय की परिस्थिति अलग रही होगी, मैं उनको भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस समय यही बात आज भी लोग कहते हैं कि आपने उनको क्यों छोड़ दिया। आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी ने ये रिस्क इसलिए लिया क्योंकि वो एक चांस खेलकर देखना चाहते थे, लेकिन ये चांस क्या बीजेपी को बेनिफिट पहुंचा रहा है? देखिए, अभी जो हो गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी क्या हो सकता है, अभी कहा ना प्रधानमंत्री ने कि हमारा संकल्प अभी बहुत मजबूत है, तो एकदम अगर संकल्प मजबूत है, आपके पास एक कानून लागू है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम सितंबर 2023 से पास हुआ है, उसमें जनगणना के बाद परिसीमन की बात लिखी हुई है, परिसीमन के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात लिखी हुई है। आप उसको फास्ट ट्रैक करिए, उसको स्पीड अप करिए। अभी जनगणना का काम शुरू हो चुका है। जब 23 में सबने कहा ना कि 2034 में लागू होगा, ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये बातें कही गई, उस समय तक जनगणना की घोषणा नहीं हुई थी। अब जनगणना शुरू हो गई है, जनगणना डिजिटल तरीके से हो रही है, पहले की तरह कई साल नहीं लगेंगे आंकड़े आने में, घरों की गिनती हो रही है। अगले साल 1 मार्च की डेडलाइन है कि 1 मार्च की आधी रात को जन्मे लोगों को की गिनती हो जाएगी। तो आप जनगणना पूरा कराइए, अभी 3 साल का समय है,
जनगणना पूरा करिए, उसके पहले ही परिसीमन आयोग का गठन करिए। नहीं सर, परिसीमन करके ये सीटें कल हमने बढ़ाइए। चर्चा की थी अजीत जी, और आपने बताया कि सरकार क्या कर सकती है, पर मैं ये समझना चाहती हूँ कि सरकार ये जानती थी कि ये बिल वो पास नहीं करा पाएगी, विपक्ष भी ये जानता था कि यहाँ पर विपक्ष की जीत सुनिश्चित है, इसके बावजूद ये जो महिला सेंटिमेंट वाली बात है, क्या विपक्ष ये समझ पा रहा है कि नैरेटिव पश्चिम बंगाल में, नैरेटिव उत्तर प्रदेश में, नैरेटिव बिहार में, जो अभी आलोक जी कह रहे थे कि कॉमनर को यही समझ में आता है कि जब मोदी गवर्नमेंट हमें कुछ देना चाह रही थी वो अब हमें नहीं मिला, विपक्ष की वजह से नहीं मिला। देखिए, ये बहुत थिन लाइन है और ये तलवार की धार पर चलने की तरह है। आपको भी इसका नुकसान हो सकता है अगर सरकार ने ये सोचा, और अगर यही मैसेज चला जाता है जनता के बीच में कि सरकार को पता था कि बिल पास नहीं होगा और दिखाने के लिए सरकार ने बिल पेश किया, तो फिर आपकी महिला हितैषी वाली इमेज कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे? फिर तो यही माना जाएगा ना कि अगर ये मैसेज चला गया, हम कह रहे हैं थिन लाइन कह रहे हैं, ठीक है। सरकार अगर ये कहती है कि अपोजिशन ने बिल नहीं पास होने दिया, हम देना चाह रहे थे, और अपोजिशन ये समझाए कि सरकार को पता था कि ये बिल पास नहीं हो सकता है, इसके बावजूद सिर्फ दिखावे के लिए बिल ले आए, तब तो फिर सरकार को भी नुकसान है। तो थिन लाइन है ये, कौन अपना नैरेटिव लेकर के जाता है, ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। अगर ये मैसेज किसी तरह से गया कि सरकार जानती थी कि बिल गिर जाएगा, इसके बावजूद वो सिर्फ अपोजिशन को एक्सपोज करने के लिए बिल ले आई, उसकी सच की मंशा नहीं थी महिलाओं को देना, तो सरकार को भी नुकसान हो जाएगा। सरकार अगर ये स्टैब्लिश कर पाती है, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस ने, हम तो देना चाहते थे ईमानदारी से, कांग्रेस ने नहीं होने दिया, जैसा अभी आलोक जी ने कहा कि कई बार ये लगता है, देखिए सितंबर 2023 में जो पास हुआ था ये लगभग वही बिल है, सिर्फ 2011 की जनगणना के आंकड़े लेने हैं। उसमें कहा गया था कि 2026 के बाद की जनगणना होगी, उसमें परिसीमन भी है, उसमें आरक्षण भी है, उसमें सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार को ये लगा हो कि जैसे 2023 में पास हो गया सितंबर में, और अभी भी चुनाव चल रहे हैं, आगे चुनाव है, तो उसकी मजबूरी में ही हो सकता है कि अपोजिशन आम सहमति बना ले। तो ये हो सकता है कि ये सोच करके किया गया हो, लेकिन ये पूरी तरह से अब परसेप्शन का खेल हो गया है। कौन अपना नैरेटिव ग्राउंड लेवल तक कितनी प्रभावी ढंग से ले जा पाता है, इस पर सब चीजें तय होंगी। इसका खामियाजा कौन भुगतने वाला है, ये तो नैरेटिव पर निर्भर करता है। देश सब कुछ देख रहा है और पब्लिक चुपचाप देखती है। हिंदुस्तान की 70 करोड़ महिलाएं खामोशी से सब कुछ नोटिस भी करती हैं। महिलाओं को जब मौका मिलता है तो वोट से वो परिदृश्य भी बदलती हैं। 2024 के हरियाणा चुनावों में बीजेपी को 41% महिला वोट मिले थे। 2024 के महाराष्ट्र के चुनाव में एनडीए को 50% महिला वोट मिले। 2025 में दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल फैक्टर के बावजूद बीजेपी को 43% महिला वोट मिले। 2025 के बिहार चुनाव की बात कर लें, यहां तो बहुकोणीय मुकाबला था, इसके बावजूद एनडीए को 41% महिला वोट मिले। महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिल का लोकसभा में गिर जाना ममता बनर्जी को क्या भारी पड़ सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब बस 4 दिन का अंतराल और है और पश्चिम बंगाल में पहले फेज का चुनाव है। 23 तारीख को है पहला मतदान। पश्चिम बंगाल में खास तौर पर महिला वोट बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी को अगर दीदी के कब्जे से बंगाल की सत्ता छीननी है तो महिलाओं को अपने पक्ष में करना जरूरी है। 2021 में बंगाल चुनाव में ही करीब 50% महिलाओं ने ममता बनर्जी को वोट दिया था। बीजेपी को 36% महिलाओं ने वोट किए। इसी तरह दीदी यहां मोदी से 14% वोट से आगे है। लेकिन क्या महिला आरक्षण बिल को गिराने के बाद पहली बार ममता एंटी महिला साउंड कर रही हैं? सवाल इस बात का है। आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए, दर्शकों ने आंकड़े देख लिए हैं। आलोक जी ये बताएं, क्या ममता बनर्जी को इसका कोई नुकसान हो सकता है जो टीएमसी का स्टैंड पार्लियामेंट में रहा? देखिए, मुझे तो कम लगता है। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा नुकसान इस बिल को लेकर नहीं। ममता के साथ जो लोग थोड़े बहुत बदल रहे हैं, जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है, या जो वोट कटे हैं, जो गलत इस तरह के नाम जिनके लिखे गए थे, उसका फ़ायदा जरूर। तो महिलाओं का एक वर्ग हो सकता है जो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ आया है, ये तो मैं मान सकता हूँ। या मोदी अभी भी जो कैंपेन करेंगे उसका फ़ायदा 29 तक के चुनाव में मिल सकता है। लेकिन ये कहना कि इस बिल के गिरने से और या उससे जो फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये ठीक है, परसेप्शन उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में, देखिए ये जो रणनीति होती है ये दूरगामी होती है। पहले भी मैं आपसे कह रहा था। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूरी नहीं कि आपको बंगाली चुनाव जीतना। मान लो हो सकता है आपका 2% 4% वहाँ बढ़ जाए वोट, सरकार बने न बने। वैसे कई लोग ये कह रहे हैं कि सरकार भी बन सकती है, वो अलग बात है। तो हम अभी उस निष्कर्ष पर मैं आज नहीं जा रहा हूँ। इस मुद्दे पर अकेले कहूँगा कि देखिए, इसका एक परसेप्शन जो इन्होंने तय किया एनडीए का, तमिलनाडु में कौन सा ऐसा बड़ा सफलता मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं है। नहीं। लेकिन फिर भी एक परसेप्शन बना के आप यदि दूर तक जाना चाहते हैं तो आप अभी से सेना को आगे बढ़ाते हैं। कब हमें जाकर के कश्मीर के किस मौके पर पहुंचना है, उस समय उसको लगाया जाता है। ये मोदी और शाह की जो रणनीति होती है वो लॉन्ग टर्म में है। तो इसका फायदा मुझे लगता है बंगाल में तत्काल तो नहीं होता इस बिल का,
लेकिन हाँ, महिलाओं का वोट इस बार ममता से कट रहा है, ऐसा कई जो हमारे रिपोर्टर्स घूम रहे हैं। लेकिन उसके कारण वही के क्षेत्रीय कारण हो सकते हैं अजीत जी। हाँ बिल्कुल, चूंकि महिला वोट जो हम लोग आंकड़े भी दिखा रहे हैं, ये पिछले ओवर द पीरियड 25 साल में महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप हुई है। महिलाएं एक कास्ट न्यूट्रल वो मतदाता समूह के तौर पर इमर्ज हुई हैं और इसमें कई नेताओं का योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी निश्चित रूप से उसमें बड़ा योगदान है। उनकी जितनी महिला सेंट्रिक योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, शौचालय की योजना हो, इन तमाम योजनाओं से महिलाएं उनकी तरफ भी, बीजेपी की तरफ आकर्षित हुई हैं। यही काम नीतीश कुमार ने बिहार में किया, जब स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया या डोमिसाइल में महिलाओं के लिए आरक्षण किया, तो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप हुई है। कैश जब बांटने शुरू किएगा महिलाओं के हाथ में, जैसे पश्चिम बंगाल में भी लक्ष्मी भंडार योजना के तहत ममता बनर्जी कर रही हैं कि वो 1500 दे रही हैं और एससी महिलाओं को 1700। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 3000 देंगे। झारखंड में सरकार 2500 रुपए दे रही है, कहीं 1100, कहीं 1500। लाडली बहना योजना, माझी लड़की बहन योजना, ये योजनाएं जो हैं, जैसे जो 36% महिलाओं का वोट हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये उज्ज्वला और शौचालय, इस तरह की दूसरी योजनाओं की वजह से प्रधानमंत्री के साथ आई हैं। सिर्फ आरक्षण जो है महिलाओं के मतदान व्यवहार को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा, वो हमको भी नहीं लगता है। जो अभी आलोक जी कह रहे हैं, उससे मतदान व्यवहार अगर प्रभावित हो रहा होता मीनाक्षी जी, तो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ये लोग कोई चुनाव नहीं, शरद यादव, इन लोगों तो कभी चुनाव जीतना ही नहीं चाहिए था। फिर तो उसके बावजूद उन समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला 2012 में उत्तर प्रदेश में, महिला विरोध का, लगातार विरोध के बावजूद। सर, सपा की ही बात कर लेते हैं। जब आपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया है, महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिल को लेकर पहली बार इंडिया अलायंस बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। मोदी सरकार के खिलाफ राहुल, अखिलेश, ममता, स्टालिन की पार्टी एकजुट होकर वोट कर चुकी है और उसका निष्कर्ष भी हम देख चुके हैं। महिला आरक्षण के विरोध में अखिलेश यादव इस हद तक चले गए कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि महिला को प्रधानमंत्री भी बना दें तब भी सपोर्ट नहीं करूंगा। बयान सुने। 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं चाहती हूं एक बार फिर से आप अखिलेश यादव का यह बयान सुने। उनको तुष्टीकरण की राजनीति समझ में आती है, उन्हें एससी एसटी ओबीसी की राजनीति समझ में आती है, लेकिन भावनाओं में वो ऐसा क्या बह गए, ये किस तरीके का अहंकार है। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि आप किसी महिला को प्रधानमंत्री भी बना दें तब भी हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? एक बार फिर से आप उनका बयान सुने। 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर आज समाजवादी पार्टी से अजीत जी ये पूछा जाए कि आप अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को भी बना दें, लेकिन तब भी हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी नीयत में हमें खोट दिखाई देता है, क्योंकि कभी मुलायम सिंह यादव ने महिला आरक्षण का विरोध किया था। बहुत ही अनेक महिला विरोधी बयान है, एक दो नहीं है। मायावती को लेकर जो उन्होंने किया, मायावती के साथ जो हुआ, गेस्ट हाउस कांड हुआ, बलात्कार के मामले में जो कहा कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, जिस तरह के बयान दिए गए, मतलब महिलाओं के, मतलब एकदम ये कौन सा अहंकार बोल रहा है अखिलेश यादव? इतना इनह्यूमन महिलाओं के प्रति जो उन लोगों की धारणा है, अब ये नहीं हो सकता। आपके परिवार के लोग हैं, आपके परिवार की महिलाएं आकर के जीत जाए चुनाव, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो हर व्यक्ति बना रहा है। लेकिन महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी की जो धारणा रही है, वो हमेशा उनको डाउनग्रेड करने की, उनको नीचा दिखाने की रही है, और उसको ये लोग इस आवरण में ढकते हैं कि हम ओबीसी महिलाओं के हित में लड़ रहे हैं। भाई, आप महिलाओं को देना तो शुरू करिए, अपने आप ओबीसी महिलाएं आने लगेंगी। अरे मुस्लिम महिलाओं को लेकर, सर माफ कीजिए कि मैं टोक रही हूं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को लेकर जब उन्होंने कहा था, तब अमित शाह ने जवाब यही दिया था कि आप दे दें हम सारी मुस्लिम महिलाओं को। किसने रोका है? आप लगातार मुस्लिम टिकट कम करते जा रहे हैं, मतलब आप पहले जितने टिकट देते थे उसे कम कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे पोलराइजेशन हो जाएगा। आप तो ऐसे ही तैसे हैं कि अपने चुनाव जीतने के लिए उनका रिप्रेजेंटेशन घटाते जा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ कभी मुस्लिम महिला की बात, कभी ओबीसी महिला की बात, और उसके आवरण में आप महिला विरोधी विचारों को ढकते हैं। आप देना शुरू करिए। आप महिलाओं को 33%, हम एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मीनाक्षी जी कह रहे हैं, जब बिहार में 50% आरक्षण दिया नीतीश कुमार ने महिलाओं को, तो महिलाएं जीत के आई तो चारों तरफ अखबारों में खबर छपती थी कि मुखिया पति सरपंच पति। तो महिला मुखिया हो गई, लेकिन उसका पति रिप्रेजेंट करता था। अब टोकनिज्म तो है, नहीं, अब नहीं आती है, अब नहीं है, अब नहीं आती है। ये 20 साल में स्थिति ऐसी हो गई कि महिलाएं इंपावर्ड हो गई, वो खुद लीड कर रही हैं। अब कहीं मुखिया पति और सरपंच पति नहीं होते हैं, महिलाएं जाकर के खड़ी होती हैं,
पंचायतों में बैठती हैं, बीडीओ सीओ के पास जाती हैं और उनकी देखा देखी दूसरी महिलाओं में ये भावना जगी कि हम चलते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं। तो आप देना तो शुरू करिए, हो सकता है कि आज चुनाव में गड़बड़ी हो, लेकिन उसके बाद अपने आप ओबीसी महिलाएं भी आ जाएंगी, मुस्लिम महिलाएं भी आ जाएंगी। नहीं, मुझे तो ये उनका कहने का तरीका और ना उनके शब्द, ये दोनों बातें पसंद नहीं आई। एक महिला के तौर पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन क्या अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि गांव में बैठी हुई महिला, इनके पार्टी की भी हो सकता है कोई महिला कार्यकर्ता ये सोच रही हो कि ऐसे तो आपके पार्टी का अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महिला बन जाए, ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है? देखिए मीनाक्षी जी, खाली यही नहीं है, वे कभी उस समय उनको दिखाना है कि राहुल और हम लोग एक होकर के लड़ रहे हैं। जो मैं समझ मैं बिल्कुल हमको किसी कीमत पर आप पर भरोसा नहीं करना है। मतलब कई बार ऐसा सोचते हैं, जैसे कई आपने देखा अमित शाह जी ने कहा आप तो हमारे मित्र हैं, उनके लिए दूसरा धर्मेंद्र यादव के लिए भी कह दिया, थोड़ा कोशिश की गई थी, प्रियंका की तारीफ भी कर दी अमित शाह जी ने। एक स्ट्रेटेजिकल होता है एटमॉस्फेयर, पब्लिक में जाए कि देखिए हम प्रियंका जी को तो हम ठीक से अच्छा उन्होंने बोला है, देखिए राहुल उनसे ही सीख ले। इसी तरह से अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो अब दिमाग में बना लिया कि हम ये जो कॉम्बिनेशन है इनके साथ मिलकर लड़ने से हमको फायदा होगा। जो पिछले चुनाव में कुछ उनको हो सकता है, खुद को ज्यादा, कांग्रेस को नहीं हुआ। आपने जो बात कही, यही सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी जब टिकट के बंटवारे कर रही है तो टिकट ही दे, छोड़ दीजिए ना, 543 के हिसाब से भी कहे, जो उनके 80 सीटें हैं, आप उनमें से कितने सीटें आप देते हैं महिलाओं को? किसी सीटों के बंटवारे में कांग्रेस पार्टी देती है। तो मेरी बीजेपी पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल बीजेपी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो ज्यादा पिछड़ों की बात कर रहे हैं, मेरा कहना है बीजेपी कर रही है वो करे, लेकिन आप जो सबसे ज्यादा इसके लिए बिल गिरा दिया, आप संसद में बहस भी उल्टी सीधी करते हैं, जो कुछ गालियां दे सकते हैं राहुल गांधी देते हैं, आप क्या तैयार हैं? आपने प्रियंका गांधी को क्यों केरल भेज दिया? प्रियंका गांधी से मैंने पिछली बार अपने यहाँ डिस्कशन में भी कहा था कि 99 से मैं देखता था कि वो अमेठी रायबरेली में वो काम करती थी, आपने उनको नहीं लड़ने दिया। आपने कहा तू जा, मैं जहां रहूंगा, चूंकि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो मैं यहां से बनता है। सो आप तो अपनी बहन को भी तारीफ कर दिया है, बहन को आगे रखने को खुद तैयार नहीं है आप। मैं वैसे जातिवादी मैं तो कतई नहीं मानता, लेकिन आप ये देखिए कि जितने हैं यादव परिवार जी, उन्होंने किन जातियों में शादी लड़की ढूंढ कर किया है। इवन मैं नाम नहीं लूंगा, फिर भी दलित रहे सबसे बड़े थे जगजीवन राम, उनकी बेटी किनसे शादी कराई थी, कुछ सोच करके मैं तब से जगजीवन बाबू को जानता था। तो मेरा ये कहना है कि आप पिछड़ों दलितों में लड़की नहीं ढूंढते हैं, आप या लड़का नहीं ढूंढते हैं, तब आपको पिछड़ा दलित याद नहीं आता है परिवार में, आपको पार्टी टिकट देने में याद नहीं आता, केवल राजनीति करके जनता को जो गरीब है उसको क्या हम पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं। गुमराह करने की राजनीति है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया और आधी आबादी का कई दशकों से जो हक पेंडिंग था, मोदी सरकार चाहती थी कि वो हक महिलाओं को मिले, लेकिन इंडिया अलायंस ने पहली बार लोकसभा में एकजुट होकर बिल को पास नहीं होने दिया। बिल को लटका दिया गया। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के खिलाफ देश के अलग अलग शहरों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। पहली तस्वीर तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई है, जहां विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। स्टालिन और राहुल गांधी, अखिलेश यादव की तस्वीर को लेकर नारेबाजी भी हुई। सपा और कांग्रेस दफ्तर के घेराव की तैयारी भी है, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की तैयारी भी की। एक वॉक थ्रू आपको वहां से दिखा देते हैं, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आप देखिए। महिला बिल अधिनियम को लेकर के पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है और कई सारे हिंदू संगठन हैं जो इस समय लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनके हाथों में आप देखिए कि राहुल गांधी की तस्वीर है, स्टालिन की तस्वीर है, नारी शक्ति जिंदाबाद के नारे हैं और विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तमाम जो महिलाएं हैं वो इस समय बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका आह्वान है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे, उनके ऑफिसेस का घेराव करेंगे। पुलिस की संख्या भी यहाँ पर लग गई है, पुलिस यहाँ पर पहुंच गई है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो किसी को जाने नहीं देगी। लेकिन ये कैसे होगा प्रोटेस्ट, पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या इरादा है जाने का, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगी आप लोग? हमारा यही इरादा है कि हम वहां जाकर के घेराव करें और अब ये सवाल रखें कि उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया, इसको क्यों खारिज किया गया, क्या कारण है इसका? क्या महिलाओं से डर लग रहा है उनको कि क्योंकि महिलाएं जाएंगी राजनीति पे, देश को और आगे बढ़ाने का काम करेंगी और सरकार के साथ हम लोग और मिलजुल के काम करना चाहेंगे, तो शायद वो ये नहीं चाह रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी ये कहती है कि राहुल गांधी नॉन सीरियस लीडर हैं। ऐसा ही कल महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान देखने को भी मिला। राहुल गांधी बिल के टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात नहीं कर रहे थे। मैं खुद उस वक्त स्टूडियो में मौजूद थी और मैं सोच रही थी कि राहुल गांधी ने बात तो सही शुरू की। उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल जो है, इस बिल की आड़ में परिसीमन करने का इरादा है,
लेकिन वो जादूगर की कहानी लेकर आ गए। वो जादूगर की कहानी, अपने बचपन के किस्से, दादी ने उन्हें कैसे डर से बाहर निकाला, यहां तक कि स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से सीरियस होने के लिए भी कहा, लेकिन राहुल गांधी ये कहते रहे कि मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, और फिर वो जब बोलते फिर वही जादूगर की कहानी सुनाते। आप सुने उन्हें। जैसे ही वो फंस गया और वो उसके ऊपर से वो उतारा और उसकी चेन हिली नहीं, हटी नहीं थी, तो उसके बाद बच्चे हंसने लग गए। अब वो कुछ भी करे, मतलब उसने 2-3 और ट्रिक्स ट्राई की, बॉल वाली ट्रिक ट्राई की, बच्चे हंसे, फिर उसने फिर से मतलब कुछ और खरगोश के साथ कोशिश की, सारे हंसने लगे। ऐसा हुआ कि बेचारा मतलब कोई भी ट्रिक करे उसके बाद बच्चे बस हंसते ही गए, हंसते ही गए, हंसते ही गए। मतलब जो उसका जो पूरा जो जादू का ढांचा था ना, वो भड़ाक से खत्म हो गया। सर हुआ क्या? अब इंटरेस्टिंग बात थी सर, उस टाइम तो मैं बहुत हंसा, सब हंसे सर, मगर उसके बाद मुझे पता लगा कि हुआ क्या था। सीरियस बात हुई थी। वो जो जादूगर था उसको बीमारी थी और वो बहुत टेंशन में था और वो दबाव में आ गया और उसने एक मैजिक ट्रिक गलत कर दी, वो निकल नहीं पाया, वहीं खत्म हो गया सर। सर हंस लीजिए सर, प्लीज सर। तरीका है क्या? आप सदन में इसी तरीके की चर्चा करना चाहते हैं क्या? सर क्या खत्म सर। इतना बड़ा दल है आपका, आप विधेयक पर बोले हैं। ओके सर। अब आप सोचिए, प्रियंका गांधी भी बोली, कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी ने नहीं रोका, ओम बिरला ने नहीं टोका, स्पीकर ने गौरव गोगोई को नहीं टोका। राहुल गांधी ये कौन सी जादू की कहानी सुनाना चाह रहे थे अजीत जी? फिर अगर ये कहते हैं कि बीजेपी उन्हें नॉन सीरियस नेता कहती है तो क्या गलत कहती है? ये क्या था? आप कोई स्पीच दे रहे हैं, लंबी स्पीच है अगर, तो आपकी हर अच्छे नेता की कोशिश होती है कि उसमें कुछ ह्यूमरस चीजें हो, कुछ तो रस वाली बातें हो, चूंकि ये बड़ा, इसमें रस और ह्यूमर कहाँ है? वही कुछ ह्यूमर हो, कुछ विट हो, कुछ रस वाली बातें हो, ताकि लोगों का ध्यान भी रहे और फिर टू द पॉइंट आप बात भी करें। तो ये हर नेता कोशिश करता है। राहुल गांधी के साथ हमेशा ये समस्या होती है कि जब वो इस तरह की कुछ बातें करना चाहते हैं तो उनका भाषण डिरेल हो जाता है। वो क्या कहना चाहते हैं वो मैसेज भी कन्वे नहीं कर पाते हैं और फिर उसका मजाक बनता है सोशल मीडिया में, तो लोग कहते हैं कि हमको ट्रोल कराया जा रहा है। आप खुद ही ये मौका देते हैं कि आपको लोग ट्रोल करें। अभी एक पोजीशन तय करके आए थे, जैसे होता है ना मिलिट्री में कमांड और पोस्ट तय होती है, हर पार्टी की पोस्ट तय थी, हर नेता अपनी पोस्ट पर खड़ा था, अपनी कमांड पोस्ट पर, उससे 1 इंच हटने को तैयार नहीं था। राहुल गांधी भी अपनी एक पोस्ट पर खड़े थे कि सरकार का विरोध करना है और विरोध के सारे मुद्दे ले आने हैं। जैसे वो सेना का मुद्दा भी ले आया कि सरकार सेना की आड़ में छिप जाती है, वो SC ST का भी मुद्दा ले आए, वो OBC का भी मुद्दा ले आए। सारे मुद्दे आप एक महिला आरक्षण, ये जो नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन का बिल आया था, परिसीमन का जो बिल आया था, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर बात करने के बजाय, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के बजाय आपने सारी बातें कही, सारी बातें कही उन्होंने। तो वो सारा एजेंडा था, उनको भी पता था कि हमको मैसेज कन्वे करना है कि हम सरकार के विरोध में है, सरकार ऐसे ऐसे कमियां है सरकार में, ये गड़बड़ी करते हैं, ये बताना है उनको। तो और वो बताने में ठीक है, तो पॉइंट बता दें, लिख के ले आए, पढ़ दें, तब भी ठीक है। जैसे प्रियंका गांधी करती हैं, वो पॉइंट्स लिख के ले आती हैं और लिख करके उस पॉइंट्स को पढ़ती हैं, बीच बीच में कुछ ह्यूमरस बातें भी वो कर देती हैं। हाँ। ये यहाँ कुछ भी आप लिख करके नहीं ले आए हैं और इतना तारतम्य बिगड़ा हुआ है। और आप इतने बड़े बड़े लीडर्स हुए, ऐसा कोई लीडर नहीं है जिसे मैंने देखा हो कि वो एक्सटेम्पोर बोले चला जा रहा हो। हर कोई अपना एक खाका तैयार करके आता है, उसके बाद उन्हीं बिंदुओं पर बात करता है। अमित शाह ने कल बोला ना कि कुछ नहीं, आप प्रियंका गांधी से ही सीख लें कि अपनी बात को कैसे रखना है, लेकिन बात तो रखें। नहीं, अमित शाह जी ने भी कहा और खुद राहुल गांधी ने भी कहा कि मेरी बहन इतना अच्छा बोली जो मैं 20 साल से नहीं बोल पाया, ये भी समझते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा, उनके आसपास जो साइकोफेंट जिसको कहते हैं बहुत ही ज़्यादा, जो आपने देखा इस पर भी दर्शकों पीछे एकदम इसकी तारीफ कर रहे थे। और एक डायलॉग उनका ध्यान दीजिए, मज़ा आया ना, उस सभाओं में भी पार्टी वर्कर में या जनसभा में बोलते मज़ा आया, पार्लियामेंट में बोल रहे मज़ा आया ना। किस बात का मजा? यही मैं पूछ रहा हूँ, वो खुद बोल रहे हैं। मतलब हम और आप यदि कहें कि मजाक करने वाली अलग बात है, मज़ा आया ना। दूसरा एक बात मैं जरूर कहूँगा मीनाक्षी जी, चूँकि आपका चल दिखाता है, मैं कई बार सोमनाथ चटर्जी के समय से कह रहा हूँ
देखिए, सिंदूर ऑपरेशन को उन्होंने जादू के साथ जोड़ा। ये कहा जाता है कि हम रिकॉर्ड से निकाल भी देंगे मालिक, कोई ऐसी अशोभनीय बात है। इवन जादूगर शब्द के लिए कहा गया असंसदीय है, और उनको हो सकता है रिकॉर्ड में बाद में लिखित में न दिखाई दे। लेकिन मेरा यह कहना है कि वीडियो चाइना में, जापान में, पाकिस्तान में सब जगह उपलब्ध हो गया, डाउनलोड कर लिया गया कि सिंदूर को जादूगर यहाँ का प्रतिपक्ष नेता कहता है जी। कल खुदा न खास्ता ये खुद ही मान लो प्रधानमंत्री बन जाए, जो सपना देखते हैं, क्या ये कहेंगे कि सिंदूर ऑपरेशन जादू था? आर्मी का इतना डेरोगेटरी, कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि ऐसे लोगों को पहले ही कहा जाए कि आप बोलेंगे तो आप पर ये एक्शन होगा। वरना हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा संसद में हो गई है, जो वीडियो चला करके कार्रवाई से निकाल दिया गया, वो कार्रवाई से नहीं निकलता है। इतनी सी बात क्यों नहीं समझता देश? और वैसे भी वहां की कार्रवाई से निकल जाएगा, लेकिन तब तक तो वो चंक कट कर, रील बन करके, पोस्ट होके पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो जाता है। मैं प्रियंका गांधी की ही बात कर रही थी। एक सेंसिबल नेता किस तरीके से बात करता है, वो प्रियंका गांधी के भाषण में भी था और पोस्ट वोटिंग उनके बयान में भी था। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस 2023 में ही पास हुए आरक्षण बिल पर एक बार फिर से बात करने के लिए तैयार है। वो ये कह रही है कि सरकार अगर वाकई में महिलाओं को हक देने के लिए इतनी गंभीर है तो सरकार सोमवार को सत्र बुला ले, बिल पेश करे, विपक्ष उसे सपोर्ट करेगा, पता चल जाएगा कि कौन एंटी विमेन है। They should bring the old women's bill, the one which was passed by all parties, immediately on Monday. Whole parliament on Monday, bring the bill and let's see who's anti-women. We will all vote and support. जो प्रियंका गांधी कर रही हैं वो राहुल गांधी क्यों नहीं कर पा रहे हैं अजीत जी? देखिए, एक तो राहुल गांधी की एक ऐसी इमेज धीरे धीरे बनाई गई है, उनके आसपास के लोगों ने बनाई, जिनको अभी कहा लोग जिन्हें कि साइकोफेंट्स बैठे हुए हैं, वो हर बात के लिए कहते हैं कि वाह वाह क्या कमाल की बात कही है आपने तो गजब कर दिया, आपने तो धो दिया एकदम प्रधानमंत्री को, कोई बोल नहीं पाया, अमित शाह का चेहरा देखे उतर गया, स्पीकर का चेहरा देखे उतर गया। तो इस तरह की बातें उनके आसपास के लोग कहते कहते पिछले बात मतलब वो तो 20 साल हो गए उनको, 22वां साल उनका पार्लियामेंट में चल रहा है, कहते कहते उनको लग गया कि ये सचमुच बहुत अच्छी बात है और ये हमारी यूएसपी है कि हम पार्लियामेंट में खड़े होकर के कुछ भी बोलेंगे। और आपको प्रिविलेज है, पार्लियामेंट में आपको एक प्रिविलेज मिला हुआ है कि आप कुछ भी कहेंगे तो उस पर बाहर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इस प्रिविलेज का फायदा उठा करके आप कुछ भी बोलते हैं वहां, और उसका ये नहीं, आप कुछ भी बोल करके अगर फायदा उठा लेते पॉलिटिकल, तब भी माना जाता है कि चलिए आप बहुत शार्प पॉलिटिकल आदमी हैं कि आप उस मंच का फायदा उठा करके ऐसी बातें कहते हैं जिसका आपको राजनीतिक लाभ हो जाता है। अब देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा को अभी 2 साल नहीं हुए हैं पार्लियामेंट में आए हुए, और हर व्यक्ति उनके पूरे आचरण की तारीफ करता है। वो जहां बैठती हैं, पीछे बैठती हैं, वहां से जिस तरह से तैयारी के साथ आती हैं, जिस तरह से वो भाषण करती हैं, उनके पास एक नोट तैयार होता है, उस नोट्स में उनको कहाँ ह्यूमर डालना है, कहाँ विट डालना है, कहाँ टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात करनी है, वो सब एक कंस्ट्रक्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड भाषण होता है। वो गंभीर होते होते अचानक से कैसे अमित शाह जी को उन्होंने हंसा दिया। और फिर राहुल गांधी ने कहा कि भाई इतने हमारी बहन ने अमित शाह को हंसा दिया जो आज तक कोई नहीं कर सका था। तो आप एक स्ट्रक्चर्ड होता है, भाषण का एक स्ट्रक्चर होता है, हर व्यक्ति जानता है, हर नेता जानता है। उस स्ट्रक्चर्ड भाषण में आप अभी कहीं और हैं, फिर कहीं और चले गए, बिखर गया भाषण, आपका कोई मैसेज कन्वे नहीं हुआ। और देश के लिए जो कहा आलोक जी ने, बिल्कुल ठीक कहा कि एकदम कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपने भी कहा कि वो कट के रील बन के चारों तरफ चलने लगता है, और उससे जो विरोधी लोग हैं, देश के विरोधी लोग भी हैं, उनको भी एक मौका मिलता है कि वो एक धारणा बनाए और प्रचार करें भारत को नीचा दिखाने के लिए। अमित शाह की वो मैं बयान ही सुना देती हूँ, जरा सुनाएं। फिर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा राहुल गांधी के भाषण पर, और प्रियंका गांधी पर उन्होंने क्या कहा? भाषाओं में तीव्रता से भावनाएं व्यक्त नहीं होती है। सदन में बोलने की कला आपके बहुत सारे सीनियर लोग हैं, उनसे सीख ले, और सीनियर लोग ना हो तो प्रियंका जी ही है, उनसे थोड़ा सीख ले कि सदन में कैसे बोलना चाहिए। और अच्छा, जब अमित शाह ये बात कर रहे थे उस वक्त पीछे प्रियंका गांधी का भी जो का विजुअल आया, उसमें वो भी मुस्कुरा रही थी। देखिए, हेल्थी डिस्कशन तो ऐसे होता है, और इसमें अब चर्चा ये चल रही है कि किससे नफा हुआ, किससे नुकसान हुआ। तो महिला आरक्षण से जुड़े हुए इस बिल के खिलाफ वोट करके विपक्ष फंस तो रहा है। ममता बनर्जी को बंगाल में हो सकता है कि थोड़ा 1-2% का नुकसान हो, जो अभी आलोक जी कह रहे थे। अखिलेश यादव को लेकिन 2027 चुनाव में अच्छे खासे नुकसान उठाना पड़ सकता है, ऐसे कई पॉलिटिकल पंडित्स का कहना है। 2029 के इलेक्शन में राहुल गांधी को भी झटका लग सकता है। हालांकि तमिलनाडु की डीएमके एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसे बेनिफिट दिखाई दे रहा है।
स्टालिन को बिल के विरोध में काला कपड़ा पहनने का फायदा मिल सकता है क्योंकि स्टालिन की पार्टी डीएमके ने इसे साउथ वर्सेस नॉर्थ का इश्यू बनाया था। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और जब पब्लिक वोट डालने के लिए पहुंचेगी तो उनके मन में क्या होगा? क्या पोलिंग बूथ पर महिलाओं का गुस्सा दिखेगा या नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला इश्यू चलेगा? ये फिर समझने की जरूरत है क्योंकि ये डीलिमिटेशन बिल ये बहुत करीने से और बहुत एग्रेसिवली डीएमके पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेकर गया है। यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी अजीत जी, उस चर्चा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट उससे पहले ही वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिखाई देने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि भाई ये वो राज्य है जिसने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी योजनाएं थी उसको इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, तो हमें इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े। वहां पर इन्हें फायदा दिखाई बिल्कुल दे रहा है। दिल्ली ये पहले से वहाँ इशू चल रहा था, नॉर्थ वर्सेस साउथ का इशू चल रहा था और डीएमके ने, एमके स्टालिन ने सनातन को लेकर के, हिंदू को लेकर के, उत्तर भारत को लेकर के, हिंदी भाषा को लेकर के अपनी एक पोजीशन तय की हुई थी। उस पोजीशन से वो चुनाव लड़ रहे थे। वो पोजीशन थोड़ी और स्ट्रांग हो गई इससे, क्योंकि लगा कि अचानक सरकार परिसीमन बिल ले आई है और अगर जैसे ये बार बार ये क्लियर किया गया कि 50% आपकी सीटें बढ़ेंगी, 50% इधर भी बढ़ेंगी। इसके बावजूद जो नैरेटिव बना वो ये है कि मान लीजिए कि उनका 39 सीटें हैं लोकसभा की, 50 बढ़ के 60 हो जाती हैं। अगर 50% सीट बढ़ती है तो 60 सीट हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, बढ़ेंगी 50% तो 120 हो जाएंगी। तो अभी 39 वर्सेज 80 है, 41 सीट का अंतर है। 60 वर्सेज 120 होगा तो 60 सीट का अंतर हो जाएगा। तो ये नैरेटिव वो बनाने में कामयाब रह गए कि हमारी राजनीतिक हैसियत कम की जा रही है, घटाई जा रही है। और इसके लिए उन्होंने बड़ा ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रतीक चुना कि बिल की कॉपी जलाई उन्होंने। जी, लेकिन मैं एक जो डेटा है जो सोर्स इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही है, उन्होंने एक डेटा शेयर किया जिसमें उन्होंने तमिलनाडु का ही लिखा। अब हालांकि अब तो डिलिमिटेशन हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी जो गृह मंत्रालय कह रहा था वो ये कह रहा था कि करंट लोकसभा सीट 39 है और 543 सीटों में अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो ये 7.18% है। अगर डिलिमिटेशन हो जाता तो संख्या बढ़कर 59 हो जाती सीटों की और जो परसेंटेज है वो 7.23 का हो जाता। तो यहां पर भी तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो केंद्र सरकार समझाती रह गई, लेकिन डीएमके नहीं समझी और ना उनकी, मुझे नहीं लगता कि वहां पर लोगों को भी ऐसा लगा है कि केंद्र सरकार की मंशा गलत नहीं है। देखिए, केवल इस बिल पर नहीं, जैसा मैंने बंगाल में कहा कि फायदा बीजेपी को उतना नहीं है, उसी तरह से डीएमके का एक तमिल अस्तित्व जो कहना चाहिए, तमिल मतलब आप ये कहिए, वो तो एक समय में श्रीलंका के साथ जो था तमिल हमारे लिट्टे का मामला था, उसमें तो डीएमके उनका साथ दे रहे थे अलग। तो अब ये लड़ाई राष्ट्रवाद जो बीजेपी का एजेंडा है, जो जाति के विरुद्ध भी जिस तरह से, ठीक है जाति के हिसाब से टिकट भी देते हैं, ऐसा नहीं कि डीएमके उन लोगों को आकर के लोगों को नहीं दे रहे या एडीएमके के लोगों को जोड़ा है। अब ये लड़ाई लंबी इसीलिए है, मैं अभी भी इसलिए कह रहा हूं, इस चुनाव में जो उन्होंने काला कपड़ा पहना या वहाँ खुद, इस पर भी मैं एक लाइन कहूँगा। देखिए वो जैसे राहुल गांधी ने फाड़ रहा था ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह के समय का, इनको एज ए चीफ मिनिस्टर, वो तब चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर नहीं थे, यहाँ ये चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर रह के एक जो संसद में चर्चा हो रही है उसको जलाना कितना ही देखा जाए तो बहुत ही गंभीर अपराध है, मेरा ऐसा मानना है। आप यदि डॉक्यूमेंट को जो एक पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट है, इस तरह से मुझे लगता है कि इन्होंने उसको, लेकिन इसका फायदा इसलिए खाली इस इशू पर नहीं आएगा कि सीट घट रही थी या तमिलनाडु को नुकसान है, उनको तमिल अस्तित्व को लेकर के, और इसलिए बीजेपी वहाँ पर उन महिलाओं को लेकर के जो नया वोट बैंक बना रही है, अभी वहाँ फिर प्रधानमंत्री आज जा रहे हैं या कल जाने वाले हैं, उसमें उनको अपना उपयोग करेंगे महिलाओं को लेकर के। आज ही उनकी रैली होने जा रही है। लेकिन अजय जी, 11 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार का कोई बिल गिर गया है और तमाम कोशिशें करने के बावजूद बिल गिर गया और विपक्ष में भी जबरदस्त एका दिखाई दी। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, स्टालिन, अखिलेश यादव बिल्कुल इंटैक्ट दिखाई दिए। ये ट्रेंड क्या अब 2029 तक दिखाई देगा? देखिए, ये इस लोकसभा का एक ट्रेंड है जी। आप इस लोकसभा में पहले दिन से, चूंकि ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र मोदी 240 वाला इंपैक्ट दिखाई दे रहा है ना, 240 का, और अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी की सीटें 99-100 होने का एक जो इंपैक्ट था, और अपोजिशन एकजुट होकर के लड़ा तो इंडिया ब्लॉक 204 और ममता बनर्जी 29 सीट लेकर के आई, 233 सीटें वो इंटैक्ट रहे। उन्होंने अपने साथ आम आदमी पार्टी भी जुड़ी उनके साथ, उसके भी 3 विधायक आए और अकाली दल का भी विधायक आया उनके साथ। तो ये एक जो एकजुटता है अपोजिशन की, ये पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं दिखा है, ये बाहर भी दिखेगा और इसका एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा अपोजिशन। ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि भाई नरेंद्र मोदी का करिश्मा और अमित शाह का मैनेजमेंट
जो प्रबंधन है वो दोनों फेल हो गया। ये एक नैरेटिव बनाना, हर बार ये माना जाता था ना कि अमित शाह ने सोच लिया अब उन्होंने तो काम होगा ही, अब तो है। ये होना ही तय है। भाई यहाँ तक धारणा कैसे बनती है कि वो क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच गए तो लोगों ने कहा कि अब तो भारत जीतेगा ही। तो इस तरह की धारणा बनी हुई है। नहीं, धारणा सबसे बड़ी चीज होती है। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में ऐसी धारणा बनी थी कि अंग्रेज उनको अरेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, उनको पकड़ते हैं और वो जेल से निकल के चले जाएंगे, जब चाहेंगे तब जेल से निकल के चले जाएंगे। तो ये ऐसे बिरसा मुंडा के बारे में बनी थी, भगवान तभी कहा गया उनको। तो ये धारणा बनती है, इस धारणा को एक डेंट होगा चाहे जितना हो कि भाई नहीं मैनेज कर सके, आप अपोजिशन को मैनेज करने की कोशिश की नहीं कर सके, अपोजिशन एकजुट रहा, इसका वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज इस चुनाव में लेने की कोशिश करेगा और इसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बीजेपी के वर्कर्स पर भी होगा कि कहीं ना कहीं जादू कम हो रहा है, कि हम भी हार सकते हाँ, हैं, बिल्कुल। हमारी भी ताकत कम हो सकती है। आलोक जी, ये एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट विपक्ष को दिखाई दे रहा है। विपक्ष पे उनके अपने जो वर्कर्स हैं उनका मॉरल बूस्ट करने के लिए उसका फायदा मिलता है। मैं जनता के बीच में कितना पड़ेगा, फिर बाद में टिकट बंटवारे के समय में जैसे फिर पार्टियां टूटती हैं। अभी 2 साल बाकी है, देखिए 29 को अब वैसे देखा जाए तो 3 साल कहिए, 2.5 साल कहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में हम ये मान के चलें कि इसका फायदा 29 में मिलेगा। हमने हाँ राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसमें कैसे मिल करके लड़ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं यूपी की बात कर लेती हूँ। यूपी में इसका बेनिफिट क्या विपक्ष उठा पाएगा? अखिलेश और राहुल कोशिश करते, लेकिन कांग्रेस को तो नहीं मिलेगा फायदा। मैं तो आज भी मानने को तैयार हूँ, कांग्रेस के पास लोग ही नहीं है। देखिए, इस मैसेज को भी अभी बार बार हम सड़क पर जैसे एनडीए जा रहा है, उनके पास बड़े पैमाने, चाहे विश्व हिंदू परिषद कहिए, आरएसएस कहिए, जो संगठन कहिए, हर पार्टी के पास अपना जो है, या दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं, जेडीयू के अपने लोग हैं, जहाँ जहाँ एनडीए के लोग हैं, नायडू हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश वो साउथ की दृष्टि से उनके पास भी वर्कर एक अच्छा पुराना उनका एक वो रहा है, एक समय में तो वो भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। इसी दृष्टि से उनका, कांग्रेस के पास तो कुछ नहीं है, नीचे संगठन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि कहने को ये फायदा हो सकता है, लेकिन जीत तो जो है वो सिर्फ क्षेत्रीय दल को आपके अपने कैडर क्या है, आपकी अपनी ताकत क्या है, आपके किस तरीके से आप चुनाव करते हैं कैंडिडेट का, उस पर निर्भर करता है। दिल्ली से बीजेपी की सांसद है कमलजीत सहरावत, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस ने एक होकर महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया, विपक्ष ने एक बार फिर महिलाओं के हक को छीन लिया। कमलजीत सहरावत से बात की हमारे संवाददाता शोएब रफ़ा ने। इस वक्त हमारे साथ कमलजीत सहरावत जी मौजूद है। मैम, बड़ी उम्मीदें थी आप लोगों को, लेकिन महिला आरक्षण हो या जो संविधान संशोधन प्रस्ताव है, चूंकि वो गिर गया, तो महिला आरक्षण का भी जो बिल है वो पेश नहीं हो पाया। और कल रात भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, अब आगे क्या तैयारी है, क्या चीज है? महिला आरक्षण बिल को प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में 2023 में लेकर आए थे और जिसे पास भी राज्यसभा और लोकसभा से करा दिया गया, लेकिन उसके अंदर कंडीशन थी कि ये सेंसेक्स और डिलिमिटेशन के बाद इम्प्लीमेंटेशन पर जाएगा। इस बीच में विपक्ष ने जाति जनगणना की बात उठाई और सरकार को लगा कि हमें जाति जनगणना पे जाना चाहिए, इसलिए जो अब सेंसेक्स हो रहा है उसको पिछले इतने दशकों से हो रहे सेंसेक्स से अलग रखते हुए उसमें जाति जनगणना को जोड़ा गया। भारत एक विशाल देश है, 140 करोड़ के लोगों के बीच में जाति जुड़ने से सेंसेक्स में समय ज्यादा लगता हुआ सरकार को महसूस हुआ। सरकार ने विपक्ष की सहमति से जाति को जोड़ा था और विपक्ष को पूरा बताते हुए उनकी सहमति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया था। तो सरकार की उम्मीद थी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जब ये बार बार कह रहे थे कि जल्दी लागू होना चाहिए, तो हमें एक संशोधन लाकर इसे जल्दी लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कल विपक्ष ने जस्टिफाइड होते हुए भी इस बिल को गिरा दिया। 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, विपक्ष ने साथ नहीं दिया, पूरा इंडी गठबंधन एक हो गया और महिलाओं के हक को फिर से उन्होंने छीन लिया। अब देखिए, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है। सिक्किम में महिलाओं के प्रदर्शन का ये वीडियो है जो किरण रिजिजू ने पोस्ट किया। महिलाओं ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, सिक्किम में बड़ी संख्या में महिलाएं निकली हैं। अब हम ये पूछ रहे थे कि क्या ये मैसेज जा रहा है, पूर्वोत्तर में तो जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। पूर्वोत्तर में तो आप जानते हैं कि फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी है और महिलाओं का से कितना है वो भी आप जानते हैं। अगर जिस तरीके से सिक्किम में ये प्रोटेस्ट निकला है और इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर निकली हैं, उत्तर भारत में भी अगर ये तस्वीर सामने आएगी तो फिर विपक्ष के लिए चिंता की बात जरूर हो जाएगी।